हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय कलाकारों पर यहाँ पर यूरोपीय प्रवृत्ति का प्रभाव है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर तो वैसे तो सारे स्टूडेंट जानते हैं कि यहाँ पे यूरोपियन जितने भी है वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं तो उन पर कौन कौन से प्रभाववादी कलाकार हैं। लेकिन यहाँ पर आप भारतीय चित्रकार में देखेंगे कि मतलब जितने भी भारतीय कलाकार हैं तो उसमें कुछ ही चित्रों पर इनका प्रभाव पड़ा है। तो ठीक है, यहाँ पर हम जितने भी हैं मतलब कलाकार, तो उन पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से कलाकार कौन से वाद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, बाकी जो भी स्टूडेंट है जल्दी जल्दी से अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि उन स्टूडेंट को भी मिल सके। और बाकी स्टूडेंट का देखो टाइम को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये भी बता देते हैं जो मेरी टाइमिंग है वो मैंने 2 से अपने 3 बजे कर दी है, और बाकी जो नाइट में है वो 7:30 क्लास हो जाएगी, और बाकी एक क्लास और होती है वो 10:30 पर हो जाएगी, जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा, लाइव क्लास होगी। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं भारतीय कलाकारों पर यूरोपीय प्रवृत्ति का प्रभाव। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर प्रभाववाद देखते हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट देखो ये चीज कंफ्यूज करते हैं कि हाँ मतलब उनको कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि कौन से वाद के कौन से कलाकार हैं मतलब भारतीय में। ठीक है, वैसे अगर मैं सोच रही थी कि आपका वेस्टर्न भी करा दूं, तो अगर ये बस जल्दी से खत्म हो जाए बस उसके बाद आपका वेस्टर्न करा देती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका जितना भी इंडियन है वो पहले कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रभाववाद। तो प्रभाववाद का भी आप जानते हैं कि कहाँ से है, उसका जन्म फ्रांस। तो यहाँ पर जो उसका समय है 1874 से 1886। जब आपको प्रभाववाद तो वेस्टर्न में समझाऊंगी तो आपको बहुत और मतलब समझ में आएगा। ठीक है, अभी पहले इंडियन है तो इंडियन में इसको कुछ जो है वो आर्टिस्ट याद कर लिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही चीज आपको यहाँ से मिल जाएगा क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में प्रभाववाद का परिचय सर्वप्रथम किसके द्वारा कराया गया। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से आंसर बताइए कि अगर मान लो बाई चांस यही क्वेश्चन आ गया है कि भारत में अगर प्रभाववाद का जो परिचय सर्वप्रथम किसके द्वारा कराया गया है, तो चलो आपके हिंट के लिए ये भी बता देते हैं कि वो जो है वो जे स्कूल ऑफ आर्ट के निदेशक हैं। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए क्या है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखती हूँ आंसर नहीं बताते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्लेडेस्टोन हो जाएगा, ग्लेडेस्टोन। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जे स्कूल ऑफ आर्ट के क्या है, स्कूल ऑफ आर्ट के क्या है, निदेशक है। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखो जितने भी हैं तो आप उसको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, नव प्रभाववाद का प्रयोग भारत में किसके द्वारा करा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि नव प्रभाववाद का प्रयोग भारत में किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर किसके द्वारा किया है, NS बेंद्रे हो जाएगा। ठीक है, बाकी साथ साथ में सारे स्टूडेंट आंसर देते रहिएगा, NS बेंद्रे। ठीक है, और यहाँ पर किसके भी बात चल रही है, प्रभाववाद की बात चल रही है। ठीक है, याद रखिएगा। अन्य प्रभाववादी कलाकार में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अन्य भी प्रभाववादी कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर नोट भी कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे निकोलस रोरिक है, निकोलस। ठीक है, निकोलस रोरिक है, निकोलस रोरिक। ठीक है, याद रखिएगा। और FN सूजा, वो सॉरी FN सूजा कह रही हूँ, SS रजा है, SH रजा। ठीक है, SH रजा। और क्या हो जाएगा आपका, राम कुमार। ठीक है, चलिए निकोलस रोरिक, SS रजा है और यहाँ पर राम कुमार। ठीक है, याद रखिएगा। देखो जो 3 पॉइंट याद बताए हैं अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे बाद में प्रभाववाद का परिचय कहाँ पे, ग्लेडेस्टोन से मिल जाएगा जो जे स्कूल ऑफ आर्ट के निदेशक हैं। नव प्रभाववाद का प्रयोग भारत में किसके द्वारा करा गया है, तो किसका, NS बेंद्रे हो जाएगा। अगर हम अन्य प्रभाववादी कलाकार की भी बात करते हैं वो भी याद कर लीजिएगा, जैसे कि निकोलस रोरिक हो गए, और यहाँ पर FN सूजा बार बार याद आ रहा है, SS रजा हो गए, और आपका राम कुमार। ठीक है, मूर्तिकार की अगर हम किसकी बात करें, DP राय चौधरी। तो DP राय चौधरी ने रॉडिन मतलब रौंदा की बात हो रही है यहाँ पर, से प्रभावित होकर प्रभाववाद शैली में काम किया। ठीक है, अभी हमने किसकी बात करी है, नव प्रभाववादी NS बेंद्रे का जो मतलब प्रयोग किया था भारत में सबसे पहले। ठीक है, तो NS बेंद्रे हो जाएगा। अन्य प्रभाववादी जो कलाकार हैं वो निकोलस रोरिक, SS रजा, यहाँ पे राम कुमार। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। मूर्तिकार है तो यहाँ पे जो मूर्तिकार है DP राय चौधरी ने रौंदा से प्रभावित होकर प्रभाववाद शैली में इन्होंने
काम किया है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, अभिव्यंजनावादी चित्रकार की बात करेंगे, जो इनका यूरोपीय जो प्रवृत्ति है इन पर प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ पे जो प्रथम चित्रकार है, तो आप यूरोपीय में तो जानते ही हैं कि जो प्रथम चित्रकार है वो कौन है, यहाँ पर एडवर्ड मुंक हो जाएंगे। वो कहाँ से हैं, जर्मनी के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जर्मनी के चित्रकार हो जाएंगे कौन, एडवर्ड मुंक। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भारत में किस कलाकार द्वारा अभिव्यंजना की शुरुआत हुई। ठीक है, यहाँ पे भारत में किस कलाकार द्वारा अभिव्यंजना की शुरुआत हुई। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि भारत में जो कौन से कलाकार है जिसमें अभिव्यंजना की शुरुआत हुई है। आप लोग उन कलाकार को जानते भी हैं, फेमस भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर.एन. टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, आर.एन. टैगोर, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, नोट में देखिए, अभिव्यंजनात्मक प्रवृत्ति फ्रांस में फाओवाद के नाम से जानी जाती है। यानी कि जो अभिव्यंजनावाद है, यानी कि जो जर्मनी में किस नाम से जानी जाती है, फाओवाद के नाम से जानी जाती है। जो राम किंकर बेज है, मतलब राम किंकर बेज की जो चित्रकला है और मूर्ति कला, यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यानी कि किसमें देखने को मिलती है, फाओवाद में। अगर हम फाओवाद की बात करें तो ये किसके लिए जाने जाते हैं, मतलब इसमें फाओवाद के लिए हेनरी मातिस। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन की बात करा है, ये इंडियन नहीं है, ये वेस्टर्न है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो राम किंकर बेज याद रखिएगा, राम किंकर बेज की चित्रकला और मूर्ति कला में यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यहाँ पे चित्रकार और मूर्तिकार यहाँ पर दोनों की बात कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, ये तो आपका प्रभाववाद कंप्लीट हो गया, अभिव्यंजनावाद के अभी रह गया है। उसके आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर जो चित्रकार हैं यूरोपीय प्रवृत्ति में कौन कौन से यहाँ पर इनका प्रभाव मिलता है। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं भारत में प्रभाववादी कला से प्रेरणा लेने वाले कलाकार। देखो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में जो फाओवादी कला से प्रेरणा लेने वाले कलाकार कौन है। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए, यानी कि भारत में जो फाओवादी हैं कलाकार, ठीक है, फाओवादी कला से प्रेरणा लेने, यानी कि जो फाओवादी हैं, फाओवादी अभी आपने किसका देखा था कि राम किंकर बेज। ठीक है, राम किंकर बेज का देखा था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत में अगर फाओवादी कला से प्रेरणा लेने वाले कलाकार कौन है, शैलोज मुखर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, शैलोज मुखर्जी, याद रखिएगा, शैलोज मुखर्जी। बाकी तो यहाँ नीचे लिख देती हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मुखर्जी, शैलोज मुखर्जी, बार बार रिपीट कर रही हूँ तो उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अन्य कलाकार में से कौन कौन से कलाकार हैं। सतीश गुजराल है, राम कुमार है, केसीएस पनिक्कर है, एफएन सूजा है, नंदलाल बोस है, जीआर संतोष है, के हैबर है, शैलोज मुखर्जी है, अकबर पदमसी एंड लैंग हैमर। ठीक है, यहाँ पर देखो जो चीज मैंने आर्टिस्ट आपके बहुत सारे आर्टिस्ट आपके यहाँ पे करा दिए हैं, तो आप उसको अच्छे से याद करिए। देखो यहाँ पर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो जो भी टॉपिक कराते हैं वहां से 1 ही नंबर का क्वेश्चन आता है, और हो सकता है तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं तो वहां से हम पढ़ते ही तो जाते हैं, वहां पे हमें एक भी टॉपिक का भी 1 भी नंबर क्वेश्चन नहीं मिल पाता है। देखो आपके 125 है तो सोचो 125 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ पे 125 के लिए तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम 500 से भी ज्यादा टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए, बस ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल एकदम चैप्टर से पढ़िए, कि देखिए कि वहां से आपका कौन सा क्वेश्चन रह गया है, कौन सा नहीं रह गया है। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन है। अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और कोई अंडरटेक बुक पढ़ते हैं, तभी आपका सिलेक्शन है। ठीक है, क्योंकि ताकि आप क्वेश्चन को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, बाकी तो आपको 60 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा 60-70 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे बहुत आसानी, इसको बिल्कुल तुरंत टिक लगा देंगे। बाद में फिर कहानी अटक जाती है 70-80 के बाद। चलिए, तो यहाँ पर अति यथार्थवादी प्रवृत्ति के देखते हैं। अति यथार्थवादी देखते हैं कि यहाँ पे यह प्रवृत्ति सिगमंड फ्रॉयड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। कौन सा वाद, अति यथार्थवाद। ठीक है, किसके प्रवृत्ति पर, सिगमंड फ्रॉयड, याद रखिएगा। भारत में आर.एन. टैगोर। ठीक है, अभी हमने किसकी बात करी है, आर.एन. टैगोर। आर.एन. टैगोर के आपने भी देखा अति यथार्थवाद है। ठीक है, यहाँ पर देखा, फिर अभी आपने देखा था यहाँ पर आर.एन. टैगोर भारत में किस कलाकार द्वारा अभिव्यंजनावाद, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक अभिव्यंजनावादी और यहाँ पर अति यथार्थवाद,
ठीक है, यहाँ से दोनों से जुड़े हैं। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ, मतलब ये आपको इंडियन आर्टिस्ट में आपको एक भी कलाकार ऐसा नहीं मिलेगा कि मतलब पूर्ण रूप से पूरा प्रभाववादी हो या पूर्ण रूप से पूरा यथार्थवादी हो। मतलब उनके कहीं ना कहीं किस बात से कोई ना कोई पेंटिंग किसी अति यथार्थवाद से जुड़ जाते हैं, तो कोई प्रभाववाद से जुड़ जाता है, कोई प्रभाववाद तो कोई फॉरवाद। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं। यह प्रवृत्ति सिगमंड फ्रॉइड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। भारत में आर.एन. टैगोर की कलाकृतियों में इसके आरंभिक संकेत देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आरंभिक यानी कि जो शुरू के इनके चित्र हैं, तो उनके मतलब अति यथार्थवादी के इनको चित्र देखने को मिल जाते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं अन्य कलाकार में। लक्ष्मण पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ए रामचंद्र, जैसे कि इनका लक्ष्मण पे के है, देखो नारी और प्रकृति में मिल जाएगा। ठीक है, ययाति हो गया, कंकाल तथा सिरविहीन आदि हो गया। ठीक है, सिरविहीन मतलब और भी जो चित्र हैं, आदि मतलब चित्र नहीं है, मतलब और भी चित्र हैं, तो इनके में देखने को मिल जाते हैं। परमजीत सिंह, परमजीत भी है। ठीक है, आकाश में तैरते हुए जो पत्थरों का अंकन है। जे स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य, एम.एफ. हुसैन, मंजीत बाबा है, अनुपम सूद। तो ये सारे ही बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अति यथार्थवादी जितने भी कलाकार हैं वो देखो, आपको देखो मैं कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं कराने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं तो चाहती हूँ पूरी थ्योरी, देखो बहुत कम ही लोग हैं जो पूरी थ्योरी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल एकदम फ्री में है, आपका आराम से इसका फायदा उठाइए। तो यहाँ पर देखो, ये आपको बस करना है कि अति यथार्थवादी के कौन से चित्रकार हैं, कौन कौन से चित्रकार यहाँ से जुड़े हुए हैं, बस आपको उतना याद करना है। ठीक है, देखो मैं ज्यादा इसीलिए आपको कोई भी मुश्किल से आपका 15-20 मिनट की क्लास होती है, 10-15 मिनट की क्लास होती है, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से लर्न करिए। चाहे तो मैं कराने को क्या है 1-1 घंटे क्लास करा दूं, कोई फायदा नहीं है 1-1, 2-2 घंटे क्लास कराने का। मैं चाहती हूँ कि आप जितना उसको देखें और उसको, ताकि आपको अच्छे समझ में आए और उसको लर्न कर लो, तुरंत के तुरंत लर्न कर लो, उस पर अगले दिन के लिए मत टालिए, तुरंत लर्न करिए। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जितना मैंने समझाया है आपको समझ में आया है या नहीं आया है। और साथ में जितने भी स्टूडेंट को अगर अच्छी लगती है वीडियो तो आप लाइक करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, तब भी लाइक करिए। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप साथ साथ में आंसर भी दिया करो। मैं देखती हूँ कोई भी स्टूडेंट आंसर नहीं देता है, ऐसा लगता है किसी को कुछ स्टूडेंट को आता ही नहीं हो। मतलब आपको ऑप्शन दे दे तो आप बहुत जल्दी फटाफट आंसर दे देंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि आपको हो सकता है कि जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो सकता है कि आपके एग्जाम में नहीं आ रहा हो, तो देखो क्वेश्चन की थ्योरी बदल देंगे, ऑप्शन भी बदल देंगे। तो ऐसी क्यों तैयारी करो, आप ऐसी तैयारी करो कि ताकि आपको वहां से बेनिफिट मिले। ठीक है, थ्योरी पढ़िए, मैं बार बार यही चीज कहती हूँ, आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी से ही आपका सिलेक्शन है। मैं सही बता रही हूँ, आप थ्योरी पढ़िए, ज्यादातर थ्योरी पर कम से कम 70% आप तैयारी करिए, थ्योरी से ही करिए। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। वहां पर ये है कि बस आपको कुछ नया क्वेश्चन मिल जाता है तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ अरे ये नहीं आता है, तो इस चक्कर में मत पढ़िए, जितना पढ़िए लेकिन उसको बार बार पढ़िए, बस यही कहूंगी। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं, आपकी 10:30 पर लाइव क्लास होगी। आज आपका जो टॉपिक है वो मध्यकाल की कला होगी। ठीक है, तो मध्यकाल की कला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाल और अभ्रंश शैली पूरा करवाएंगे। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट टाइम से जुड़ जाइएगा 10:30, बाकी लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, एक बार ग्रुप में शेयर भी कर दिया करे बाकी स्टूडेंट, तो जल्दी से शेयर करिए और ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं 10:30। ओके, थैंक यू एवरीवन।